बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने देखा कोलिजन डायमीटर क्या है और कोलिजन की टाइप्स कौन सी हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कोलिजन नंबर क्या है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है और इनकी मुकम्मल डेरिवेशन और इनकी फैक्टर्स और सब कुछ डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं कि कोलिजन नंबर क्या होता है। कोलिजन नंबर यह है कि अगर हमारे पास यूनिट वॉल्यूम है और उसमें नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स पाए जा रहे हैं, मतलब एक सेकंड में एक ही अगर मॉलिक्यूल का हम ले लें, वो दूसरे सब मॉलिक्यूल के दरमियान कितनी बार कोलाइड कर रहा है, इसको हम कोलिजन नंबर कहते हैं। द नंबर ऑफ कोलिजन्स विच ए सिंगल मॉलिक्यूल मेक्स विद अदर मॉलिक्यूल इन 1 सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर कि एक ही सेकंड में वो एक ही मॉलिक्यूल बाकी कितनों के साथ कोलिजन कर रहा है, इसको हम कोलिजन नंबर कहते हैं। इसकी रिप्रेजेंटेशन है NC और ये किस चीज़ के बराबर है, इसकी एक्सप्रेशन है NC इज इक्वल टू √2 पाई V सिग्मा स्क्वायर N। अब देखते हैं कि ये इन टर्म्स का क्या मतलब है। ये जो सिग्मा है, सिग्मा तो कोलिजन डायमीटर है, वो तो हमने पिछले लेक्चर में देखा। V एवरेज वेलोसिटी जो कि मेजर की जाती है सेंटीमीटर पर सेकेंड। N इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम, मगर मतलब अगर यूनिट वॉल्यूम दिया गया है और उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पाए जा रहे हैं, इसके इक्वेशन है कि N इज इक्वल टू N कैपिटल डिवाइडेड बाई V नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अभी उसके बाद है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है? टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स टेकिंग प्लेस इन 1 सेकेंड अमंग ऑल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस। ये भी उसी की तरह अगर रिलेट करें कि अगर हमारे पास यूनिट वॉल्यूम हो, मतलब लेट्स सपोज 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है और 1 सेकेंड में उसके जो तमाम मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में कितनी बार कोलाइड कर रहे हैं, इसको हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। बार तो इसकी एक्सप्रेशन पहले डिस्कस करके उसके बाद इनके दरमियान डिफरेंस देखते हैं। इसकी एक्सप्रेशन है Z इज इक्वल टू 1/√2 पाई V सिग्मा स्क्वायर N स्क्वायर। अभी देखते हैं कि कोलिजन नंबर और कोलिजन फ्रीक्वेंसी में क्या फ़र्क है। बाज़ औक़ात लोग समझते हैं कि ये तकरीबन एक चीज़ है, लेकिन नहीं, इनमें डिफरेंस है। ये जो कोलिजन नंबर था उसमें था सिंगल मॉलिक्यूल, ये देखिए मैंने इसलिए इसको अंडरलाइन भी किया है, सिंगल मॉलिक्यूल कि एक ही मॉलिक्यूल कितने मॉलिक्यूल के साथ टकराता है। और ये जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है ये है कि उस वॉल्यूम के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, ऑल का मतलब है सारे, वो कितनी बार कोलाइड कर रहे हैं, तो इनके दरमियान ये डिफरेंस है। क्लियर हो गया। अभी हम इसकी 1 बाय 1 डेरिवेशन करेंगे। पहले कोलिजन नंबर की डेरिवेशन करते हैं, उसी से हम फिर कोलिजन फ्रीक्वेंसी की भी डेरिवेशन करेंगे। ये अगर हम जहाँ पर देखें इस इक्वेशन में, तो Z का रिलेशन देखते हैं इन चीज़ों के दरमियान। जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा होगी, और जितना ज़्यादा कोलिजन डायमीटर होगा फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा होगी। आपको ये कॉमन सेंस की बात है। और जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर वॉल्यूम, मतलब जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे उनके दरमियान कोलिजन का रेट भी ज़्यादा होगा। तो डेरिवेशन लेते हैं कि लेट्स सपोज एक सिलेंडर हमारे पास हमने ले लिया जिसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर, और इसमें तमाम आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स को हमने ले लिया। आइडेंटिकल मतलब उनकी साइज़ बराबर, एक का रेडियस दूसरे के रेडियस के बराबर। अगर हम एक और दूसरे का रेडियस जमा कर लें तो डबल ऑफ रेडियस हो जाएगा ना। डबल ऑफ रेडियस किस चीज़ के बराबर होता है? डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल। और इसी को हम कोलिजन डायमीटर भी ले सकते हैं, हमने पीछे डिस्कस किया। इस सिलेंडर का जो टोटल वो है सर्कुलर फॉर्म में है, जो इसका डायमीटर अगर देखा जाए तो ये इसकी वैल्यू है, इसका डायमीटर इसके डबल के बराबर रहता है। मतलब जो कोलिजन डायमीटर है ना उसके डबल के बराबर इसका सिलेंडर का डायमीटर है। तो डायमीटर तो 2 सिग्मा है, तो अगर हम सिलेंडर का रेडियस फाइंड करना चाहें वो कितने का बराबर आ जाएगा? आपको पता है कि D इज इक्वल टू R इज इक्वल टू D/2।
तो डी के ऊपर 2 का डिवाइड करेंगे तो इसका जवाब आएगा सिग्मा। ये जो रेडियस है ना, ये रेडियस ऑफ सिलेंडर है, ना कि रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल है। ये जो मैंने लिखा है ना, एज मॉलिक्यूल आर आइडेंटिकल सो देयर रेडियस आर सेम आल्सो सेम, सो R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R प्लस R इज इक्वल टू 2R इज इक्वल टू सिग्मा। ये जो R प्लस R इज इक्वल टू सिग्मा है ना, ये R मॉलिक्यूल का है, एक मॉलिक्यूल का और दूसरे मॉलिक्यूल का R जब मिलेंगे तो ये सिग्मा के बराबर होगा, मतलब कोलिजन डायमीटर के बराबर। ये जो R है ये सिलेंडर का रेडियस है, जो कि किसके बराबर होगा, सिग्मा के बराबर होगा। समझ आ गई। अब हम डेरिवेशन इस तरह करते हैं कि हम हाइपोथेटिकल कंडीशन लेते हैं कि लेट्स सपोज ये जो हमने वॉल्यूम में लिया था गैस को, उसमें सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल लेट्स सपोज मूव करता है विद वेलोसिटी ऑफ 20 सेंटीमीटर पर सेकंड, और बाकी को हम स्टेशनरी ले लेते हैं। तो इससे क्या मतलब कि अगर एक ही मॉलिक्यूल मूव कर रहा है उसके दरमियान कोलिजन नहीं होगी, कोलिजन मतलब कम होगी बनिस्बतन, जबकि ज़्यादा अगर मूव करें तो इसलिए उसकी वेलोसिटी भी 20 सेंटीमीटर पर सेकंड रहेगी। तो ये चूंकि कोलाइड करेगा उन तमाम मॉलिक्यूल के दरमियान जो इसके सामने आते जाएंगे, मतलब जो कि v की लेंथ और रेडियस जो है सिलेंडर का और के बराबर था ना, सिग्मा, इस लेंथ और इस रेडियस के एरिया में जो भी इसके आगे वो मॉलिक्यूल आते जाएंगे, ये उन सब के साथ कोलाइड करता जाएगा। हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किस चीज़ के बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अभी हमने देखा ये सिलेंडर का रेडियस किस चीज़ के बराबर था, सिग्मा के बराबर। तो यहाँ पर आर की वैल्यू की जगह हम सिग्मा पुट करेंगे, और ये जो एच है ना, एच होती है लेंथ ऑफ सिलेंडर। तो लेंथ ऑफ सिलेंडर किस चीज़ के बराबर थी, 20 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पर पुट कर सकते हैं ना कि वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई सिग्मा स्क्वायर वी। ये हमारे पास आ गई वॉल्यूम की इक्वेशन। तो अगर हम देखते हैं कि लेट्स सपोज लेते हैं उस जो वॉल्यूम हमने लिया उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर वॉल्यूम। तो हम ये देखते हैं कि उस वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं और कितनी कोलिजन्स होंगी। तो सिंपली हम पुट कर देंगे जितना मतलब वॉल्यूम था उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे n को, तो ये नंबर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे इस उसमें वॉल्यूम में। तो यहाँ पर अगर हमने पुट किया तो इसकी वैल्यू है n इज इक्वल टू पाई सिग्मा स्क्वायर वी n। अभी हमने देखा कि अगर एक ही मॉलिक्यूल वो इन n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के साथ टकराएगा तो ये उसका हम कह सकते हैं कि ये उसका कोलिजन नंबर है ना, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल हमने उसकी डेफिनेशन में पढ़ा है कि एक ही मॉलिक्यूल कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ टकराता है। तो ये कोलिजन नंबर हो सकता है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। हमें पता है कि वो जो हमने कंडीशन ली थी ना, हाइपोथेटिकल ली थी कि एक ही अगर मॉलिक्यूल मूव करे, लेकिन एक्चुअलिटी में क्या होता है कि सारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूव करते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी ना, इसमें कमी आएगी, एवरेज वेलोसिटी उसमें कमी आएगी। तो हमें पता है कि वो जो सिलेंडर था उसमें 3 किस्म की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती थी कोलिजन की। एक वो थी ग्लांसिंग, दूसरी हेड ऑन और तीसरी एंगल्ड। तो उसमें वो भी है। तो हम कौन सा केस ले लेते हैं, एवरेज केस मतलब उसका कौन सा था जिसमें उसकी रिलेटिव वेलोसिटी √2v के बराबर थी और उनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन परपेंडिकुलर थी, मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 था। तो हम अगर इक्वेशन नंबर 4 में v की वैल्यू पुट करें, v की कौन सी वैल्यू पुट अब की जाएगी, v की वैल्यू पुट की जाएगी √2v। तो हमारे पास इक्वेशन कौन सी आ जाएगी, nc इज इक्वल टू इस √ हमने यहाँ पर पुट किया, √ को बाहर निकाल लें, √2 पाई सिग्मा स्क्वायर वी n। ये हमारे पास कोलिजन नंबर की डेरिवेशन हो गई। इससे हमें आसानी से कोलिजन फ्रीक्वेंसी को फाइंड कर सकते हैं। आपके जहन में होना चाहिए कोलिजन फ्रीक्वेंसी है क्या। कोलिजन फ्रीक्वेंसी ये है कि उस वॉल्यूम में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में टकराएं। तो लेट्स सपोज उस वॉल्यूम में
एन नंबर ऑफ मालिक्यूल्स हैं, एन नंबर ऑफ मालिक्यूल्स पर वॉल्यूम है। सही है, तो वो कैसे टकराएंगे? ये जो था कोलिजन नंबर, ये हमने देखा कि ये एक ही मालिक्यूल का है, तो हमारे पास तो एन नंबर ऑफ मालिक्यूल्स है ना, तो हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? सिंपली ये जो एन था मतलब उसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे एक के साथ, तो इस सारी की वैल्यू आ जाएगी, सारे मॉलिक्यूल्स की कोलिजन हमारे पास आ जाएगी, जो कि बराबर होगी एन डॉट एन सी। तो इसको हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इधर एन मल्टीप्लाई होगा तो एन स्क्वायर आ जाएगा ना, तो वैल्यू इसकी क्या आ जाएगी? एन सी डॉट एन इज इक्वल टू अंडर द रूट 2 पाई सिग्मा स्क्वायर एन स्क्वायर। तो अभी यहाँ पर एक सोचने की बात है कि जो भी हमारे पास आंसर आएगा ना, उसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे। क्यों? इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि एक कोलिजन को ज़रूरत है 2 मॉलिक्यूल, ठीक है। जिस तरह लेट्स सपोज अगर हम देखते हैं कि हमारे पास 4 मॉलिक्यूल आ गए, तो 2 मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं और 2 आपस में टकराते हैं। इनके हर के अगर हम देखें कि हर के एतबार से कोलिजन क्या हुई, अगर हम इसके एतबार से देखें, ये मॉलिक्यूल कहेगा कि मैंने भी यार कोलाइड किया है, ये कहेगा मैंने भी कोलाइड किया है, ये भी कहेगा, तो हर के लिहाज से कितनी कोलिजन हो गई? 1 2 3 4, तो 4 कोलिजन हो गई। लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ है? एक्चुअली में ये हुआ है कि दोनों मॉलिक्यूल जब टकराए तो कोलिजन तो एक ही हुई, इनके एतबार से मतलब 2 हुई, लेकिन जब देखा जाए तो कोलिजन तो एक ही हो रही है, और इधर भी वही फिनोमिना है। तो टोटल नंबर ऑफ कोलिजन कितनी आएंगी हमारे पास? 4/2 = 2, मतलब जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उनके ऊपर 2 को डिवाइड करेंगे। ये मतलब इसके एग्जांपल हम ऐसे भी ले सकते हैं कि लेट्स सपोज जिस तरह एक शादी के लिए मतलब 2 अफराद का होना ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर हम किसी मर्द से पूछेंगे, एक मियाँ से और बीवी से, मियाँ से पूछेंगे कि आपकी शादी हुई है, वो कहेगा जी, और बीवी भी यही कहेगी मेरी बीवी, तो उसके एतबार से एक शादी, दूसरे के एतबार से दूसरी। तो होना तो ये चाहिए कि हमें लग रहा है कि 2 शादियाँ हो रही हैं, लेकिन नहीं, एक्चुअली में क्या है कि एक शादी होती है। ये सेम ही केस है। तो इस पूरी इक्वेशन के ऊपर हम 2 को डिवाइड कर सकते हैं ना, अभी तो सब क्लियर हो गया। जब हमने इसके ऊपर 2 को डिवाइड किया तो इसको हम सिंप्लीफाई कुछ इस तरह कर सकते हैं कि इस 2 को हम √2 डॉट √2 भी तो लिख सकते हैं ना। √2 और √2 कैंसिल हो गए, पीछे जो बचेगा वो हमारे पास कोलिजन फ्रीक्वेंसी होगी एक्चुअली में, दैट इज इक्वल टू पाई सिग्मा स्क्वायर वी एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय √2। क्लियर? फर्दर अगर हम इसकी इक्वेशन को एक्सटेंड करना चाहें तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस क्या कहती है कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल किस चीज़ के बराबर होती है? वी इज इक्वल टू अंडर द रूट 8 RT डिवाइडेड बाय पाई एम। अभी और तो कांस्टेंट है, आपको पता है, टी हमारे पास है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और पाई भी कांस्टेंट है, और एम क्या है? मॉलिक्यूलर मास। तो अभी हम अगर इसकी वैल्यू को हम इसमें पुट कर देते हैं वी की जगह, तो हमारे पास इक्वेशन कौन सी बन जाएगी? इन चीज़ों को पहले लिख लें, पाई सिग्मा स्क्वायर एन स्क्वायर, और वी की जगह क्या लिखेंगे? √8 RT। इसको ऊपर अलहदा अंडर रूट, नीचे अलहदा, नीचे जो हमने अलहदा अंडर रूट लिया था, इन दोनों को हम अलहदा भी तो लिख सकते हैं ना। ये हो गया। इसके बाद ये जो पाई है, ये जो पाई, इसको हम जिस तरह हमने 2 को लिखा था, √2 पाई √पाई डॉट √पाई, तो ये भी पाई के बराबर ही आएगा ना। इसके बाद बाकी सबको वैसे लिख दें, सिग्मा स्क्वायर एन स्क्वायर, और इसके बाद ये जो थी 8 का आपको पता है कि अंडर रूट अगर लिया जाए तो 2 √2 आता है, ये 2 √2 8 की जगह, और ये जो RT डिवाइड बाई एम, इस होल के ऊपर अंडर रूट आ गया। अभी देखेंगे कि नीचे अंडर रूट पाई था, इधर भी पाई है, ये कट गया, तो पीछे क्या बचा? पहले वो टर्म्स लिख लें जिनके ऊपर अंडर रूट नहीं है। किस चीज़ के ऊपर नहीं है? इस 2 के ऊपर भी नहीं है, सिग्मा के स्क्वायर के ऊपर भी नहीं है, एन स्क्वायर के ऊपर भी नहीं है। इसको हमने ऐसे लिख दिया, और पाई के ऊपर भी है, आर के ऊपर, RT के ऊपर भी है, एम के ऊपर भी है, और 2 के ऊपर भी है। इन सब को हमने 2 पाई RT लिख के डिवाइडेड बाय एम लिख के ब्रैकेट लगा के 1/2 का मतलब है अंडर रूट, तो इसको हमने ऐसे लगा दिया। ये मेन इक्वेशन, ये भी कभी कभी पूछी जा सकती है। तो इसके बाद हमने नतीजा कौन सा अखज़ किया कि इसकी हम अगर इक्वेशन में देखें तो
फ्रीक्वेंसी और टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है। कैसे? मतलब जितना टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे कोलिजन ऑफ नंबर ऑफ कोलिजन तो भी तो बढ़ेगी ना, तो इसलिए उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। इसके अलावा अगर हम गैस का जितना मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा उसके कोलिजन फ्रीक्वेंसी उतनी कम होगी। तो उम्मीद है कि कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो अभी आपको क्लियर ना हुआ। सो अगली वीडियो में हम मेन फ्री पाथ को देखेंगे और उसके डेरिवेशन और कंसेप्ट को देखेंगे। तो तब के लिए खुदा हाफिज़।